हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी, बीपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के उद्देश्य से राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय उच्च न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में हाई कोर्ट भी कहते हैं, उसके फंक्शंस एंड पावर्स यानी भूमिका और शक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की स्थिति में अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। यही कारण है कि जहां सिक्किम में सबसे कम, वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं। इसके अलावा समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति को अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का भी अधिकार है। शक्तियां और क्षेत्राधिकार देखेंगे। पहला, न्याय संबंधी, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को पहली बार ही किसी विवाद को सुनने का अधिकार है। विवाह एवं विच्छेद, वसीयत, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना, जल परिवहन तथा चुनाव याचिका संबंधित मामले में उच्च न्यायालय को अपील सुनने का प्रारंभ क्षेत्राधिकार होता है या प्राप्त है। दूसरा है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामले में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सभी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार। इसमें अपराधी को 4 वर्ष या अधिक का सजा प्राप्त हो, मृत्युदंड का दोषी हो, पेटेंट या डिजाइन के उत्तराधिकार से संबंधित हो, संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन आदि मामलों पर हाई कोर्ट में अपील की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों को। तो उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी निर्णय के बारे में पूछताछ कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। दूसरे उच्च न्यायालय को यह भी देखने का अधिकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे। तीसरे उच्च न्यायालय को अभियोगों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। चौथे, वह अपने कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण भी रखता है। यह एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। उसके निर्णय प्रमाण के रूप में दूसरे निम्न न्यायालयों के सामने भी रखे जा सकते हैं जो इसकी अवमानना करता है। उच्च न्यायालय उसे दंड भी दे सकता है। इसके अलावे उच्च न्यायालय संवैधानिक महत्व के प्रश्नों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवा सकता है।
चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन। 42वें संविधान संशोधन के पूर्व उच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति काफी विस्तृत थी, लेकिन 42वें संशोधन के बाद इस शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकता। 43वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व की स्थिति कायम की गई और उच्च न्यायालय को राज्य एवं केंद्रीय दोनों कानूनों की संवैधानिकता की जांच का अधिकार मिल गया। अब उच्च न्यायालय किसी भी कानून को जो संविधान का उल्लंघन करता हो अथवा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस तरह से अर्थात इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के प्राधिकार काफी विस्तृत हैं। ये राज्य के अंतर्गत शीर्ष पर है और अन्य न्यायालय इसके अधीन है, परंतु ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। प्रथम, उच्च न्यायालय किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। वे तभी हस्तक्षेप करते हैं जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपील करता है। द्वितीय, इसकी न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल व विलंबकारी है कि निर्णयों में बहुत देरी हो जाती है। तृतीय, 1985 के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम द्वारा इसकी बहुत सी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई हैं। अंत में न्यायालयों में भ्रष्टाचार का प्रवेश हुआ है, जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद राज्यों में उच्च न्यायालय की भूमिका सराहनीय रही है एवं राज्य की जनता अपनी समस्या इसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से हमारा यह विषय क्षमा कीजिएगा, इस तरह से ये जो हमारा विषय है यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।